everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 13 December 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. So the first article that we're going to be seeing today is with regard to the census. Okay? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बजट अप्रूव हुआ है इस पर्टिकुलर सेंसस के लिए. सेंसस 2027 में होगा, right? So let's understand some important facts with regard to the census first and then we'll see some additional कि अभी न्यूज़ में क्यों है. So let's start with understanding about key features of census 2027. So here we see कि जो ये वाला जो census है ये 16th census है of India, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले भी हम देखते थे सेंसस होता था. पहली बार अगर हम देखें it started in the year 1871, okay, and this was during the time of Lord Mayo. But ये वाला जो सेंसस है ये ऑफिशियल सेंसस यानी ये अनसिंक्रोनाइज्ड वाला सेंसस है. तो ऑफिशियल सेंसस जो फर्स्ट सेंसस हम कहते हैं वो हुआ 1881 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपिन. और रिपिन कौन थे? उस टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे, मेन हेड ऑफ इंडिया दैट टाइम, राइट. नाउ रिपिन ने रखा था W.C. प्लाउडन को एज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो W.C. प्लाउडन जो है ही इज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. ओके, और अभी कौन है सेंसस कमिश्नर? हु मैनेजेस और लुक्स आफ्टर द सेंसस? अभी के जो सेंसस कमिश्नर है वो है मृत्युंजय कुमार. ओके, मृत्युंजय कुमार. सो ये आपको याद रखना है कि द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है मृत्युंजय कुमार. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? दे वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जो कौन है मिनिस्टर होम अफेयर्स के? वो है अमित शाह. सो लाइक दीज क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू कौन मिनिस्टर हैं हम देखते हैं कि काफी बार एग्जाम में आ चुका है. सो यू नीड टू नो द मिनिस्टर्स हियर, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो 8th सेंसस कहाँ जाता है. नाउ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद पहले रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर कौन थे. मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद हम पहली बार जब सेंसस हुआ था 1951 में, तभी कौन थे हमारे सेंसस कमिश्नर? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नाउ ये हम देखते हैं क्यों यूनिक है ये पर्टिकुलर सेंसस. इसीलिए यूनिक है बिकॉज ये पहला ऐसा डिजिटल सेंसस है. इट इज़ द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस, यानी कि हम डिजिटल मोड पे अभी टैब के दौरान दे विल कम एंड डू द एंट्री. पहले पेन एंड पेपर मोड में होता था. सो एवरीथिंग इज डिजिटाइज नाउ. सेकेंडली ये पहला ऐसा सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया में हम देखते हैं जो कास्ट के बारे में भी डेटा कलेक्ट करता है. सो कास्ट सेंसस भी होगा. इनफैक्ट हम देखते हैं कि 1931 में कास्ट सेंसस द लास्ट टाइम हुआ था. उसके बाद दे डिड नॉट डू, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट डेटा नहीं लिया जाता था. लेकिन 2011 में दे टुक द SECC डेटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था, बट उस डेटा को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा था. सो दैट इज वाई दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर सेंसस इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कास्ट डेटा आपको मिलेगा, राइट. नाउ यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि कास्ट के बारे में क्यों हम सोच रहे हैं, वी आर इन 2025 है ना, तो कास्ट डेटा क्यों ले रहे हैं? द रीजन बीइंग हम देखते हैं कि टू गिव द बेनिफिट्स, द अपॉर्चुनिटीज टू ओनली द डिजर्विंग communities, इसीलिए कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई वी नीड टू हैव डेटा फर्स्ट, जिसके बाद ही हम प्रिविलेजेस दे सकते हैं, कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं ओनली टू दोज पीपल हु एक्चुअली डिजर्व इट, राइट. तो इसीलिए ये कास्ट सेंसस कर रहे हैं. नाउ वी ऑल्सो सी कि ये जो है दिस इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सच एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड बिकॉज हम देखते हैं इंडिया का पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो इसमें लोग भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज दैट इज गोइंग टू बी
with regard to on a large scale, like world की बात करें. Now ये जो सेंसस है ये 2 फेजेस में होने वाला है. तो पहला फेज जो है ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस के बारे में, यानी कि घर में कितने कमरे हैं, ओके, कौन से अप्लायंसेस हैं, है ना. तो ये ऐसे डेटा विद रिगार्ड टू हाउसिंग होगा. एंड द सेकेंड फेज जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा कि कितने मेंबर्स हैं, एज क्या है, यू नो, ऑल ऑफ दैट विद रिगार्ड टू द पीपल वाला डेटा है सेकेंड फेज में. तो फर्स्ट फेज होगा अप्रैल से सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा एंड जो सेकेंड फेज है वो फरवरी 2027 में होगा. एंड हियर वी विल सी एक स्पेशल शेड्यूल रखा है सितंबर 2026 के लिए, मेनली फॉर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फॉर लद्दाख, फॉर सर्टेन एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो इनके लिए यहाँ पे सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा एंड डेटा विल बी अवेलेबल टू अस. Okay, सेंसस 2027 इसको हम कहते हैं. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर डेटा कि इसमें अभी कितना एलोकेट किया है. टोटल अप्रूव डेटा अगर हम देखें इट इज अबाउट 11,718 करोड़ रुपीस. राइट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको स्पेशल कुछ मेंशन नहीं किया है विद रिगार्ड टू नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री. जैसे कि पहले हमने देखा था कि दे हैड गिवन अमाउंट फॉर सेंसस, अमाउंट फॉर एनपीआर. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि एनपीआर क्या है. सेंसस तो हमने देखा, तो एनपीआर के बारे में थोड़ा फैक्ट्स भी जान लेते हैं. सो इफ यू सी एनपीआर जो है इट इज अ डेटाबेस. ओके 1 मिनट. यस, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट इज अ डेटाबेस ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. यानी कि डज नॉट मैटर यू आर अ फॉरेनर, यू आर नॉट अ फॉरेनर. दिस मीन्स जो रह रहे हैं, रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, उनका डेटाबेस हम कलेक्ट करते हैं. सो नाउ किन को कहते हैं यूजुअल रेजिडेंट्स? द यूजुअल रेजिडेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया में रह रहे हैं फॉर द पास्ट 6 months या इंटेंड टू लिव देयर फॉर द नेक्स्ट 6 months. ओके, लाइक कोई आया है अभी और बोल रहे हैं कि वो 6 महीने के लिए इंडिया में रह रहे हैं. इनफैक्ट इफ यू सी गवर्नमेंट डेटा इट्स रिटन 182 days. ओके, बिकॉज वी नो विद रिगार्ड टू 31 डेज होते हैं, तो 182 days लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द डेटा, ऑफिशियल डेटा. तो 182 days के लिए अगर कोई रह रहा है, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ यूजुअल रेजिडेंट. राइट, और ये कौन मेंटेन करता है? आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार. तो उनकी ऑफिस ये रेगुलेट करती है, ये मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. हम देखते हैं कि ये जो लिस्ट है ये प्रिपेयर किया गया है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003. पहली बार ये कलेक्ट किया गया था 2010 में और अपडेट किया गया था 2015 में. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. राइट, तो यहाँ पे इट कंटेन्स ऑफ द पीपल दैट आर स्टेइंग अराउंड 119 करोड़ रेजिडेंट्स. और ये डेटा जो है फैमिली वाइज कलेक्ट किया जाता है. तो नॉर्मली हम देखते हैं कि इट वॉज गिवन कि यू नो द कैबिनेट वुड अप्रूव कि इतना पैसा सेंसस के लिए, इतना पैसा एनपीआर डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता था. बट यहाँ पे देर इज नो सच इंफॉर्मेशन गिवन, इसीलिए हम देख रहे हैं कि आर्टिकल में ये इंफॉर्मेशन हमको बताया है. राइट, सो एनपीआर जो है दिस कैन बी शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें. और सेंसस डेटा है ये इंडिविजुअली ऑफ कोर्स कैन नॉट बी शेयर्ड. इट इज मेनली शेयर्ड ओनली इन एग्रीगेटेड फॉर्म अप टू विलेज लेवल में ही ये डेटा हम देखते हैं कि शेयर होता है. इंडिविजुअल किसी के घर के बारे में दे विल नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन. राइट, सो ये हम देखते हैं विद रिगार्ड टू द सेंसस इंफॉर्मेशन. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल न्यूज. नाउ इंटरनेशनल न्यूज की बात करें, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैक्स सिलिका. नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री का ये इनिशिएटिव है. तो पैक्स सिलिका ये यूएस की एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है और इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि व्हाट इज दिस यूएस लेड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव विद रिगार्ड टू दिस. राइट, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि पैक्स सिलिका जो है, सिलिका यानी कि कोई मटेरियल सिलिकॉन के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है. यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगेगा. यस, इट इज मेनली टू सिक्योर सिलिकॉन, राइट, या और एआई सप्लाई चेन. दिस इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑल अबाउट.
तो यहाँ पे एंटायर हम देखते हैं सिलिकॉन जो है, दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर is used in various industries, right? तो हम देखते हैं क्रिटिकल मिनरल है की बात कर रहे हैं, एनर्जी इनपुट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, एआई, सब जगह में हम देखते हैं कुछ मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. टेक्नोलॉजिकल अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, वॉशिंग मशीन, एयर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इवन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब में इसका इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे to ensure कि this particular mineral is available for use among the countries with regard to the global supply chain, this is a very important initiative. Now याद रखना कि India लेकिन however is not part of this. Now why is India not part of it? Because there are many theories for the same. But अभी भी बात चल रही है. वी नो दैट इंडिया यूएस के रिलेशंस की बात करें, उन्होंने हम पे टैरिफ्स लगाए हैं. रिसेंटली हम देखते हैं डॉलर का भाव इंडिया के मुकाबले द रुपी इज गोइंग वीकर, डॉलर इज गोइंग स्ट्रॉन्गर, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस रिसेंटली विद रिगार्ड टू इंडिया यूएस रिलेशंस. कितने पहले स्मूथ थे, अभी थोड़ा वी हैव सीन सम बम्प्स कमिंग इन, राइट. So यहाँ पे we have not been a part of this Pax Silica initiative, and ये एक important initiative लग रहा है because of the global supply chain. Of course हम देखते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए we have seen US has played this particular initiative ताकि चाइना का dominance with regard to critical minerals, semiconductors ना हो. So this is with regard to China's restrictions on the rare earth magnets, right. ये वेस्टर्न कंट्रीज साथ में आ रही है ताकि चाइना को यहाँ पे काउंटर किया जाए. सो यहाँ पे हम देखते हैं द पैक्स सिलिका समिट में कौन से मेंबर कंट्रीज हैं. हम देखते हैं कि जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज ने इनको सपोर्ट किया है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ लिटिल मोर विद रिगार्ड टू पैक्स सिलिका. व्हाट आर द मेजर फोकस एरियाज दैट वी टॉक अबाउट. तो यहाँ पे हम देखते हैं पैक्स सिलिका क्या, ये इनिशिएटिव क्या करना चाहता है. कोर्सिव डिपेंडेंस, जैसे कि चाइना पे डिपेंडेंस यहाँ पे रिड्यूस करना चाहता है. वी सी इट प्रोटेक्ट्स मटेरियल्स कैपेबिलिटीज ताकि हम इसको यूज कर पाए इजीली इन एआई रिलेटेड सेक्टर्स. और हम देखते हैं कि एक ग्रुप, एक एलाइज, ट्रस्टेड एलाइज बनाना चाहते हैं ताकि हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को और भी ज़्यादा प्रमोट करें, ग्रो करें, डेवलप करें, राइट. तो यहाँ पे द फोकस एरियाज विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव लीड्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज, ये सब कवर करता है, right. Now in this Pax Silica, what will be the major measures that will be taken? यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉइंट वेंचर्स एंड को इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक दूसरे पे के कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे. उसके अलावा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का प्रमोशन, प्रोटेक्शन करेंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन करेंगे, एज वेल एज इकोसिस्टम, ट्रस्टेड इकोसिस्टम्स को भी हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे. सो दैट इज द मेजर इनिशिएटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर Pax Silica. Let's also understand now to the next article. मनरेगा, ओके, जो एक 2005 वाला एक इनिशिएटिव है, इसका नेम चेंज लाइकली है, ये आर्टिकल में बताया है. तो इसका नया नाम क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड. तो अभी नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ओके, ये आया था 2005 में. का नेम चेंज हुआ था 2009 में. पहले सिर्फ NREGA हुआ करता था, दैट्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. लेकिन 2009 में महात्मा गांधी को ऐड किया गया था, राइट. तो 2009 में वो चेंज हुआ. नाउ व्हाट डज MG नरेगा डू? ये गारंटी करता है वेज एम्प्लॉयमेंट टू अ रूरल हाउस होल्ड. याद रखना, सिर्फ रूरल हाउस होल्ड के लिए ये है, नॉट फॉर अर्बन हाउस होल्ड, राइट. सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देता है ये. ना यूजुअली हम देखते हैं इट वाज मेनली 100 डेज. कोविड के टाइम पे 150 डेज भी किया गया था. सो 100 डेज इज व्हाट द एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड. बट अभी इसको इंक्रीज किया गया है टू 125 डेज पर हाउस होल्ड, राइट. एंड यहाँ पे नया नाम, जैसे मैंने कहा था, इट विल बी कॉल्ड एज द पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, तो बस पता नहीं
we will focus on changing the names, but कितना implementation पे ध्यान है, कितना actual में beneficiaries को मिल रहा है, ये थोड़ा doubtful है. But no, we want to change names here, right? So anyway, coming back to this increase in guarantee days या name change जो हम देखते हैं, ये act को change करना पड़ेगा, amend करना पड़ेगा अगर ये changes लेके आ रहे हैं. तो ये act कब आया था? हम देखते हैं 2005 में इसको enactment किया गया था. So now हम देखते हैं even though criticism है कि 100 दिन को यहाँ पे guaranteed बोला है, but ideally ऐसा नहीं हो रहा है, right? We see that only 50 days per household मिल रहा है if you talk about data of 24-25. So that is a criticism that we see, okay? And यहाँ पे only 40 lakh such households जिनको मिला है actual में 100 दिन, okay? This 100 days of work. Now there are special provisions also. कुछ households के लिए 150 days of work भी दिया जाता है. They can ask you which is this exception. It is given to the scheduled tribe household जो forest area में रहते हैं, और additional 50 areas अगर वो drought या natural calamities से जूझ रहे हैं तो और भी 50 days are also added. Right? यहाँ पे कुछ डेटा दिया है. Of course we don't need to mark this up, but just for your understanding कि ये क्या है. Now usually हम देखते हैं सभी states में ये follow होता है. Now except अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है फंड्स देना टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का डेटा हमारे पास नहीं है. नाउ यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट हैज टोल्ड दैट ओके वी आर नॉट गिविंग फंड्स बिकॉज मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स और सब हो रहा था. सो दैट इज द रीजन. सो इफ दे आस्क यू कौन सा एक्सक्लूडेड है इन दिस केस, द आंसर वुड बी विच स्टेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनरेगा फॉर नाउ आफ्टर 2022. द आंसर वुड बी वेस्ट बंगाल. राइट, हम देखते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है ये पर्टिकुलर स्कीम. द आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. नाउ यू हैव टू टेल मी कि कौन करंटली इस पर्टिकुलर यूनियन मिनिस्टर है. Who is currently the union minister of the Ministry of the Rural Development? You have to tell me in the comment section. Okay, let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं कि एक नए चीफ या नए डायरेक्टर हैं ऑफ द UNHCR. नाउ माइंड यू, HCR इज नॉट ह्यूमन राइट्स, ओके, इट इज विद रिगार्ड टू रेफ्यूजीज. ठीक है, तो अगर हम रेफ्यूजीज की बात करें तो वो HCR होगा, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो HRC होगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो HCR इज फॉर रेफ्यूजीज के लिए. Now ये पर्टिकुलर बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, ओके, बाय द UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ताकि वर्ल्ड वॉर टू के कारण, वॉर के कारण लोग क्या हुए, डिस्प्लेस हो गए, एक जगह से दूसरे चले गए बिकॉज ऑफ द वॉर कंडीशंस दैट वर देयर दैट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव देयर. तो बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट उन्होंने मूव किया, माइग्रेट किया टू डिफरेंट रीजन्स. तो इसीलिए ये बॉडी बना था टू सपोर्ट दीज रेफ्यूजीज. राइट, इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. 137 कंट्रीज में ये ऑपरेट करता है. ओके, नाउ अभी कौन है इनके चीफ? द चीफ इज नाउ अ फॉर्मर इराकी के प्रेसिडेंट, मतलब इराक के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है बरहम सली. सो रिमेंबर ही इज द करंट, it's going to be the new, okay, so January 2026 में. So for the students who are attempting exam in 27, remember Barham Sali, he is the new director, new head of the UNHCR. Now what is exactly the legal basis that we talk about? किस organization या किस convention से इनको powers मिलता है? And the answer is 1951 Refugee Convention and the 1967 प्रोटोकॉल. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डिफाइन करते हैं कि रेफ्यूजीज मतलब क्या, what are the standards, what protection needs to be given. All of this is delineated in this particular 51 and 67 protocol. Now functions क्या है? रेफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, ठीक है, सॉल्यूशंस देना, कंट्रीज को सपोर्ट करना, पॉलिसीज फ्रेम करना, ये इनका काम है UNHCR का.
Now, is India a part of this 1951 and 1967 protocol? The answer is no, we are not signatories. Now, this is very important कि although हम refugees को अच्छे से मेंटेन करते हैं, राइट, उनको हेल्प देते हैं, उनको एड देते हैं, बट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द UNHCR का जो फ्रेमवर्क या कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वी हैव नॉट साइंड इट. ओके, सो नाउ इफ यू सी, हमको क्वेश्चन जैसे आए हैं कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द रेफ्यूजीज जो इंडिया में पाए जाते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट रोहिंग्या का की बात करें, सो दीज आर कंसिडर्ड एज रेफ्यूजीज इन इंडिया. ओके, मतलब रेफ्यूजीज स्टेटस है इनको इन वेरियस कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एज वेल. ये कौन से कंट्री से ओरिजिनेट होते हैं? देन द आंसर इज म्यांमार. ओके, सो इवन इफ यू टॉक अबाउट Sri Lankan Tamils, so they got some, they also first face persecution, तो वो भी consider कर रहे हैं हम as refugees. We have Tibetans, okay, that have come. Afghans की बात करें तो हमने हमेशा collaborate किया है UNHCR के साथ, but हमने फिर भी sign नहीं किया है, right? So यहाँ पे as we said that वो define करता है refugee का मतलब क्या है, this convention and the protocol. एंड यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन आउटसाइड देयर कंट्री जो अनविलिंग है या अनएबल है रिटर्न टू देयर होम कंट्री, राइट, बिकॉज उनको क्या है, फियर ऑफ परसिक्यूशन है बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, बिकॉज वो नेशनैलिटी के हैं या कोई पॉलिटिकल ओपिनियन के कारण सोशल ग्रुप है, इसीलिए दे हैव द फेसिंग अ परसिक्यूशन. उन पीपल को हम रेफ्यूजी कहलाते हैं. सो यहाँ पे द मेन प्रिंसिपल इज नॉन रिफाउलमेंट. नॉन रिफाउलमेंट का मतलब है कि तुम किसी को फोर्सफुली अपने होम कंट्री में भेज नहीं सकते, स्पेशली इफ यू नो दैट दे आर फेसिंग परसिक्यूशन. दैट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन रिफाउलमेंट. रिफाउलमेंट में आप किसी को फोर्स, ओके, कंपेल या आप उनको भेज नहीं सकते बैक टू द कंट्री वेयर दे केम, वेयर दे आर फेसिंग परसिक्यूशन, राइट. सो यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि दे आर नॉट रिटर्न टू डेंजर. इनको राइट्स देते हैं लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, लीगल प्रोटेक्शन. सो इंडिया ने ये साइन नहीं किया बिकॉज देन हमारे जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, दे विल फेस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, राइट, फॉर देयर ओन पीपल. हमको पता है हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है. सो अगेन द स्टेट्स ऑफ कोर्स विल बी वेरी एंग्री अगर मान लो कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग रेफ्यूजी बन के यहाँ पे बस जाते हैं, देन उनके लिए यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा. इसीलिए वी हैव नॉट साइंड इट. ओके, नाउ रेफ्यूजीज लेकिन होस्ट कंट्री का जो भी लॉज हैं उनको पालन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि इफ एट ऑल दे डू सम क्राइम्स, ओके, अगर वो गिल्टी है कोई वॉर के, देन यू सी दैट दे विल नॉट गेट प्रोटेक्शन. ठीक है, तो ये लॉ है अंडर द रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है हम देखते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में. नाउ दिस हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर आते ही देयर इज वन टॉपिक दैट कम्स अप which is air pollution, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें. ओके, सो ये जो हॉट टॉपिक बन जाता है फॉर द विंटर मंथ्स, यू सी द रेस्ट ऑफ द मंथ्स इट डाइज डाउन. ओके, सो अभी हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल अबाउट. एंड यहाँ पे देखो फोकस किया गया है PM10 एंड नॉट ऑन PM 2.5, लेकिन वो ज़्यादा खतरा है. तो आर्टिकल इसके बारे में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है. So firstly, let's understand the basics, okay? So India में हम देखते हैं कि we have a policy called as the National Clean Air Program. This is the policy that we have. ये program जो है ये आया था 2019 में by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Now यहाँ पे हम देखते हैं कि this is a long term time bound national level strategy ताकि हम air pollution को कम कर सके, tackle कर सके. तो यहाँ पे कुछ targets होंगे. टारगेट ये है कि यू हैव टू इंश्योर 40% रिडक्शन हो इन द PM10. ओके, एज आई सेड ज़्यादा फोकस किस पे दिया है, लेकिन PM10 पे दिया है एंड PM 2.5 भी. अभी PM का मतलब क्या है? इट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर. ओके, सो लेट मी राइट दैट फॉर यू. पार्टिकुलेट मैटर. ओके, और ये जो हम 10 और 2.5 की बात करें, दिस मीन्स माइक्रॉन्स. तो 10 माइक्रॉन्स एंड 2.5 द मेजर. ओके, इतने बारीक कुछ पार्टिकल्स होते हैं.
सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 40% रिडक्शन करना है, बाय विच ईयर, बाय 25-26, ओके। और कौन से बेस ईयर से हमने इसको मापा है? द आंसर इज 2017. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट वी नीड टू नो, टारगेट दैट वी नीड टू नो, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू डू, हमको एयर क्वालिटी को मेंटेन करना है, एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना है या कम करना है। एंड हम देखते हैं कि ये पहले 102 सिटीज़ के लिए था, अभी हम देखते हैं 131 सिटीज़ के लिए है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहते हैं इसको, ठीक है। नाउ सिटीज़, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वही है जो हमेशा कंसिस्टेंटली फेल करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। नाउ विथ रिगार्ड टू दिस हम देखते हैं कि NCAP जो है एक लॉ नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है, ओके। तो यहाँ पे कोई अगर तुमने नहीं किया तो कोई पीनल प्रोविजंस नहीं है, कोई पेनल्टीज नहीं है, बस एक फ्रेमवर्क है कि तुम मेंटेन करो। तो इसीलिए स्टेट्स और हम देखते हैं कि विद रिगार्ड टू रीजन्स आर नॉट वेरी सीरियस विद रिगार्ड, एंड पोल्यूशन का जो खतरा है अभी भी टला नहीं है। नाउ ऐसे ही सेड कि PM10 इज पार्टिकुलेट मैटर 10, ओके। इस पे ज़्यादा फोकस हम देखते हैं कि ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2.5, बट 2.5 जो है इज एक्चुअली मोर हार्मफुल, ओके। व्हाई इज इट हार्मफुल? दैट इज द आर्टिकल टॉकिंग अबाउट। 2.5 इसीलिए ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज द साइज इज़ वेरी स्मॉल, तो ईजिली ये पेनिट्रेट कर सकता है हमारे ब्लड स्ट्रीम से, हमारे बॉडी में, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ हम कंज्यूम कर सकते हैं या ले सकते हैं विद रिगार्ड टू 2.5 rather than 10, ओके। सो दैट इज़ वाई द आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट। नाउ NCAP की बात करें, सो व्हाट डज इट वांट टू डू? एज आई सेड, एयर पोल्यूशन को कम टैकल करने के लिए, एयर क्वालिटी को बेटर करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, सो इन मामले में ये फोकस कर रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वी ऑल्सो हैव अ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये पोल्यूशन बोर्ड की बात करें, देन इट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वाटर एक्ट। वाटर एक्ट आया था 1974 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया था विद रिगार्ड टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। फर्दर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भी हम देखते हैं देयर हैज़ बीन इंडियाज़ अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। नंबर 11 टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल सिटीज़, नंबर 3 टॉक्स अबाउट हेल्थ। तो इसीलिए भी हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म यही है कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है 10 पे इंस्टेड ऑफ 2.5। हम देखते हैं ज़्यादा एनफोर्समेंट नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ पॉलिसी, इज जस्ट अ फ्रेमवर्क, इसमें कोई पीनल प्रोविजंस नहीं है, इसीलिए एनफोर्समेंट इसका बहुत वीक है, एंड दैट इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज। नाउ वी विल सी दूसरे कंट्रीज क्या करते हैं। सो आर्टिकल में ये कवर किया कि दूसरे कंट्रीज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, चाइना, मेक्सिको की बात करें तो लेट्स जस्ट सी व्हाट आर द अदर कंट्रीज डूइंग एंड हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम देम। नाउ इंडिया में हम देखते हैं, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, ये मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे एनवायरमेंट पोल्यूशन करके अथॉरिटी करके आया। ये किसने स्टार्ट किया था? दिस वॉज मेनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एक बॉडी बनी थी, अथॉरिटी बनी थी ताकि पोल्यूशन कंट्रोल। सो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज फंक्शनिंग एडजेसेंट टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, right? So that is where we are saying it is criticized with regard to this. Now if you talk about the other countries, जैसे पोलैंड ने क्या किया? बॉटम अप अप्रोच, यानी कि एक्टिविज्म के कारण, सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म के कारण दे क्रिएटेड अ मूवमेंट, ओके, कॉल्ड एज द पॉलिश स्मॉग अलर्ट मूवमेंट। 2015 का है, ओके, एंड दैट इज वेयर दे स्टार्टेड टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। चाइना की बात करें, चाइना हैड अ टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने दैट्स कॉल्ड एज ले कियांग, ओके, ले कियांग, इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया दैट्स अ वॉर ऑन एयर पोल्यूशन, अगेन कीपिंग द इशू इन द लाइमलाइट, है ना। तो यहाँ पे फोकस किया। अगर हम मेक्सिको की बात करें, उन्होंने स्टार्ट किया था प्रो एयर इन द 1990s, ओके। नाउ दिस वाज अगेन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो यू सी दिल्ली, ओके, इज वेरी प्रोन टू पोल्यूशन। रीजन मीन कि वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में लाई करता है, एंड प्लेन्स में क्या होता है? पोल्यूशन ट्रैप होता है। एंड सिमिलर फॉर अदर कंट्रीज, बीजिंग, चाइना की बात करें, अगेन दैट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, राइट, तो पोल्यूशन वहाँ पे ही दब जाता है।
अगर हम देखें मैक्सिको, मैक्सिको इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन अ प्लेटो, माउंटेन से सराउंडेड है, जिसके कारण पोल्यूशन. सो ऑल द सिटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, बट दे हैव टेकन इनफ एफर्ट्स फॉर द सेम. तो यहाँ जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, यही कहते हैं कि हमको वापस से फोकस लेके आना पड़ेगा. वी नीड टू टॉक अबाउट न्यू स्ट्रैटेजीज टू वर्क अराउंड दिस. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो अगला आर्टिकल है IMF के बारे में. ओके, सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज IMF and then we will understand with regard to what are the conditions that are placed on Pakistan with regard to IMF. ठीक है, तो IMF क्या है? IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, एंड ये बना था इन द ईयर 1944. एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो यूएस में कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके कारण दो बॉडीज हुए. वर्ल्ड वॉर 2 के कारण दे डिसाइडेड दे नीड टू मेक सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करे. तो 2 बॉडीज बने थे. द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक, ओके, और द सेकेंड बॉडी दैट वाज IMF. आज हम सिर्फ IMF के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो IMF देन बना 1946 में, उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, एंड हम देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स जो है वॉशिंगटन DC में है. टोटल 190 कंट्रीज है, इंडिया भी इसका पार्ट बना था 1946 में. तो इसका मेन एम यही है टू एंश्योर कि जो हमारे मॉनेटरी सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ये मेंटेन्ड रहे. ठीक है, वी होप कि इसका स्टेबिलिटी मेंटेन्ड हो. राइट, नाउ वी सी कि इंडिया जो है, इंडिया ने भी लोन लिया था. ठीक है, वी आर टेकन अ लोन. जब हमने भी ये क्राइसिस फेस किए थे 1991 में, तभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह. ठीक है, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी. तो तभी जब हम देखते हैं कि वी हैड सीक्ड अ लोन, हमने IMF की मदद ली. लेकिन IMF ऐसे ही लोन नहीं देता. IMF जो है कोई कंडीशंस प्लेस करता है ताकि लोन का गलत इस्तेमाल ना हो. राइट, बिकॉज यू टेक अ लोन फ्रॉम मी एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू मिसमैनेज दैट फंड्स, फिर आपको और भी लोन चाहिए होगा. तो IMF क्या करती है, लोन तो देती है बट कंडीशंस मेंटेन करती है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. तो जब 1991 में हमने भी लोन लिया था, हम पे भी कंडीशंस थे. कैसे कंडीशंस? वी सॉ दैट वी वर आस्क्ड टू ओपन आवर मार्केट्स. तो हमने स्टार्ट किया था LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ओके, ताकि वी अलाउ प्राइवेट एंटिटीज टू कम अप. ठीक है, हम अलाउ करते हैं हमारे मार्केट्स टू आउटसाइडर्स. पहले हम एक क्लोज मार्केट थे. वी टॉक अबाउट कनेक्टेड वर्ल्ड, अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. तो इसीलिए हम देखते हैं LPG रिफॉर्म्स आए. एंड बिफोर इट वाज ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, सिर्फ मोनोपोली होती थी गवर्नमेंट की. तो अभी उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको लिबरलाइज करना होगा, यू नीड टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो टू पार्टिसिपेट. बहुत सारे जो प्रोसीजर है वो ईज आउट करो. तो ये सब किया था LPG के रिफॉर्म्स में. तो हम देखते हैं कि ये हर एक कंट्री एक कोटा देना होता है. ओके, दे नीड टू गिव सर्टेन फंडिंग. नाउ व्हाट इज दिस कोटा दैट दे हैव टू गिव? ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है मतलब उनके फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन से, उनका वोटिंग पावर, ओके, एंड ऑफ कोर्स द शेयर इन द SDR. तो SDR क्या है? SDR का फुल फॉर्म है द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है ये एक बास्केट ऑफ 5 करेंसीज हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बास्केट ऑफ 5 करेंसीज. हम देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ US डॉलर्स, यूरोस, चाइनीज वन, जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड. ठीक है, ये 5 करेंसीज का ये पार्ट है. सो ये एक एसेट है. ओके, तो इतना SDRs वो देती है विच इज लाइक अ बास्केट ऑफ करेंसीज. राइट, नाउ लेंडिंग जो है IMF का अलग अलग हिस्से होते हैं. जैसे कि इट कैन गिव स्टैंड बाय अरेंजमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ये शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट. फिर है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब बहुत सालों के लिए आपको चुकाना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज विद रिगार्ड टू EFF. फिर आता है पॉवर्टी रिडक्शन, ओके, एंड ग्रोथ ट्रस्ट. ये लोन्स दिया जाता है स्पेशली लो इनकम कंट्रीज के लिए. एंड फाइनली रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, RSF जिसको कहते हैं, दिस इज फॉर क्लाइमेट चेंज एज वेल एज पैंडेमिक रिलेटेड रिस्क के लिए उन्होंने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी का फैसिलिटी स्टार्ट की है. नाउ अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड टू द केस ऑफ
IMF's कंडीशंस, तो पाकिस्तान ने भी लोन लिया, तो पाकिस्तान पे कैसे कंडीशंस लगाए हैं ये थोड़ा हम जस्ट ओवर द टॉप जान लेते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे 11 न्यू कंडीशंस जान लेते हैं। ये अभी याद रखना कि इंडिया ने जो भी लोन लिया था वो चुका दिया है, सो वी आर नॉट इन द असेसमेंट, यू नो, लेंडिंग असेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, लेंडिंग हेल्प नहीं ले रहे अभी, वो हमने चुका दिया है। नाउ पाकिस्तान इज टेकिंग, पाकिस्तान में यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को EFF दिया है। EFF क्या है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला जो था ये IMF दे रही है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 कंडीशंस, मेन कंडीशंस है विद रिगार्ड टू मीडियम टर्म 3 to 5 years के लिए आपको टैक्स रिफॉर्म स्ट्रैटेजी करनी है, एसेट्स डिक्लेयर करने हैं तुम्हारे सिविल सर्वेंट्स के ताकि करप्शन का भी यहाँ पे चेक हो, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो, इंक्रीज इन प्राइवेटाइजेशन ऑफ थिंग्स लाइक हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सुकूर इलेक्ट्रिक पावर, ये पाकिस्तान वाली है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दीज कंडीशंस एम टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, तो ऐसे ही कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ऐसे 11 सच कंडीशंस है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद रिगार्ड टू पाकिस्तान, बट हमको याद रखना है कि IMF क्या करती है, IMF के अलग अलग लेंडिंग फैसिलिटीज क्या है, IMF का SDR क्या है, ये सब हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से important है। Let's now proceed to another bill that has been approved by the cabinet. Now इस bill का नया नाम भी रखा है, पता नहीं, I don't know what is the obsession of changing names, ठीक है, but करना पड़ेगा और आपको याद ही रखना पड़ेगा because there has been questions that have been asked earlier कि what is the name, okay, of this particular bill। तो यहाँ पे आपको आप लिख सकते हैं the new name of the HECI, पहले बोलते थे High Education Commission of India, which is very easy, but now it's called as Viksit Bharat Shiksha, Viksit Bharat Shiksha Adikshan। ओके, तो ये नाम है नए बिल का, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण, ठीक है। दिस इज द बिल एंड दैट हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट ने क्लियर किया है अभी एक सिंगल एजुकेशन रेगुलेटर होगा, सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा हमारे हायर एजुकेशन के लिए। सो बिफोर देयर वर 3 सच बॉडीज, है ना, इसको मर्ज किया गया है। तो UGC है, AICTE है और NCTE है। सो व्हाट आर दीज? UGC, AICTE, NCTE। UGC for higher education, AICTE for technical education, okay, और जो NCTE है it was mainly for teacher education। तो तीनों को यहाँ पे merge किया गया है and replace किया है mainly by the a single body, okay, this is mainly a single regulator होगा। Now let's understand with regard to little more such reforms, we've done this in our previous class, okay, but अभी क्योंकि अप्रूव हो चुका है तो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये अलाइन करता है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, जो एक सिंगल रेगुलेटर की मांग करता है। लेकिन याद रखना 2 चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी, द मेडिकल एंड द लीगल फील्ड, ये दोनों सेपरेट होगा फॉर इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे 4, बिकॉज वी नो दैट मेडिकल के लिए द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ओके, सो उनका सेपरेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, whereas लीगल के लिए कंसोर्शियम है। सो दिस इज नॉट इन द एम्बिट ऑफ द HECI, बट बाकी के एजुकेशन, इंजीनियरिंग और सबकी बात करें देन दैट विल कम अंडर दिस, राइट। तो यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे लाइक द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, ठीक है, जो ओवरऑल रेगुलेशन जिसमें हम बात की सिंगल रेगुलेटर, उनका नाम क्या होगा? NHERC। उसके अलावा अक्रेडिटेशन यानी रैंकिंग देने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए कि कैसा यूनिवर्सिटी परफॉर्म कर रहा है, वो होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। फिर होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो आउटकम्स या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में जो देगा वो है GEC। और जो ग्रांट्स फंडिंग के लिए एक अलग बॉडी होगी विच इज कॉल्ड एज द हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ठीक है। तो हर एक वर्टिकल इंडिपेंडेंट होगा, ओके, एक्सपर्ट लेड होगा एंड दे विल मेनली मैनेज दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो पहले क्या होता था, अलग अलग ऐसे बॉडीज होते थे, अलग अलग यू नो, टीचर एजुकेशन के लिए अलग, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग। सो नाउ इट्स ऑल इन अंडर वन रूफ। सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज फंक्शनिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स वही होगा कि रेड टेपिज्म, ओवरलैपिंग होता था फंक्शंस
सब लोग करते थे. So that and all is being addressed. Addressing problems also like concentration of powers, conflict of interest, accountability नहीं होती थी. तो हायर एजुकेशन में ये चेंज लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, रेगुलेटर, ऑटोनॉमी, एक्सलेंस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. 2018 भी में बिल ही आया था बट इट वाज नॉट पास्ड. 2018 ने रिप्लेस किया सिर्फ यूजीसी को, बट अभी हम देखते हैं AICTE यानी टेक्निकल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है. एंड इट टॉक्ट अबाउट चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 12 मेंबर्स जो अपॉइंट करेंगे बाय द सेंटर. तो यहाँ पे हम देखते हैं EHECI, ओके, डिड नॉट एम्पावर द HECI टू डिस्पर्स फंड्स, एंड ये HRD यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री, बट यहाँ पे ऑपोजिशन हुआ था एंड देयरफॉर वी सी दैट द बिल वाज नॉट टेबल्ड, इट वाज शेल्फ्ड. तो अभी ये फाइनली अप्रूव हो चुका है. सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू आवर टुडेज न्यूज़ एनालिसिस. बहुत सारे हमने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. डोंट फॉरगेट टू answer whatever questions I've asked in today's video. I will see you in the next video where I'm going to be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.